अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी का जो लेक्चर मैथमेटिक्स का टेस्ट था 2011 का, हम उसको सोल्व कर रहे थे। 20 एमसीक्यूज कर लिए थे। आज इसका पार्ट 3 है और आज हमने 21 से लेकर 30 तक सोल्व करने हैं। पहला एमसीक्यूज आपके सामने, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है। 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और सी। इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना है हमने। ये है कि ये किस प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ए, बी एंड सी। ए और सी में लाई करेगा, बी सी में लाई करेगा, ये बी ए में लाई करेगा। तो इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हम फॉर्मूले को यूज़ करते हुए देख सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर मैं ओपन करूं तो आपके पास बनेगा जी, आपने पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, जो कि कोई स्केलर आ जाएगा। देन इस स्केलर को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। और नेक्स्ट आपने माइनस साइन के साथ ए डॉट बी, आपने अगेन डॉट प्रोडक्ट लेना है, बट दिस टाइम ए और बी का लेना है, साथ में सी एज अ वेक्टर जो है उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ए डॉट बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें जी, ये भी स्केलर है, इसको आप कोई नाम दे लें, लेट से अल्फ़ा कह लेते हैं, चलें इसको बीटा कह लें। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स बेसिकली आपके पास बी और सी आ रहे हैं। तो यहाँ से भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये जो बी और सी प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसका एक तरीका है फाइंड करने का, वो ज्योमेट्रिकली आप इसको देख सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं जी। तीनों वेक्टर जो है ना, ए बी एंड सी को, इनको हम ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से जी, ये आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, कुछ इस तरह से नेम भी दे देते हैं इनको। ये वेक्टर, इसको लेट्स से जी मैं ए कह देता हूँ, इस वेक्टर को मैं बी कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह इसको सी कह देते हैं। ठीक है, हमने कंप्यूट क्या करना है जी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, बी क्रॉस सी को। एक बात याद रखें, जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है ना, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर हमारे पास आता है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बी और सी को देख रहे हैं ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, जो रिजल्ट में वेक्टर आएगा वो इनका परपेंडिकुलर होगा, और वो होगा यहाँ कहीं रफली। ठीक है, ये जो नया वेक्टर बनाया हमने, ये होगा बी क्रॉस सी, इन दोनों के परपेंडिकुलर है ये। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इस वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो अगेन जो नया वेक्टर आएगा वो आएगा जी इनके परपेंडिकुलर, और वो होगा यहाँ कहीं, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो वेक्टर आया हमारे पास, ये हमारा रिजल्टिंग वेक्टर है जी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बी और सी प्लेन में लाई कर रहा है, बी सी जो प्लेन है ना, ये इसमें लाई कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसका है सी। नेक्स्ट आ जाए सेकंड एमसीक्यूज पर। स्टेटमेंट गिवन है, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द डैश आइगन वैल्यूज। ऑप्शन है सेम आइगन वैल्यूज होंगी दोनों की। 2 मैट्रिक्स है ना आपके पास, ए है और ए का ट्रांसपोज है। क्या दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, यूनिक होंगी या नॉन ऑफ दीज। अब देखें ना, यूनिक वाली कोई सेंस बन नहीं रही यहाँ पर। दोनों मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो यूनिक होंगी, तो इसलिए हम देखेंगे जस्ट सेम को और डिफरेंट को। ठीक है, पहले आपको मैं बता देता हूँ बेसिकली आइगन वैल्यूज होती क्या है। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी ना, वो होंगी एक पॉलिनोमियल, जिसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। आपके सामने मैं लिख देता हूँ जी, ए माइनस लेमडा आई। इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो दरअसल इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, अगर आप ए का जो ट्रांसपोज है, सेम लाइंस पर हम उसकी आइगन वैल्यूज भी देख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ए सुपरस्क्रिप्ट में टी लगा दें, माइनस लेमडा आई। ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना है, इसके रूट्स जो होंगे वो आपके पास ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हम ज़रा इसको लेके चलते हैं। देखिए ज़रा, ए का ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए का ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई जो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स केस में आप ट्रांसपोज ले लें या वैसे लिख लें, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगेन आइडेंटिटी ही रहेगा। तो सिंपली आई को आई ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। इसी तरह से लेमडा जो है वो स्केलर है, आप जानते हैं, स्केलर मल्टीपल है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, ए का ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज। ठीक है, लेमडा आई का ट्रांसपोज, और ये हम यूज़ करेंगे जी अल्फ़ा ए। अल्फ़ा यहाँ पर कोई स्केलर है, ए मैट्रिक्स है,
इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है जी, अल्फा ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी क्या स्केलर मल्टीपल ही करना है ना आपने, बेशक आप रोज़ के कॉलम में चेंज करने से पहले कर लें या बाद में कर लें, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्केलर है, कॉमन भी ले सकते हैं हम बाहर। बहरहाल इसको यूज़ करते हुए जी हमने लेमडा आई होल का ट्रांसपोज कर दिया। अब हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही है ना, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। यानी आप ट्रांसपोज पहले लेके देन सब्ट्रैक्ट करें, या पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर ट्रांसपोज कर लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं जी ए माइनस लेमडा आई का होल ट्रांसपोज। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप देखें ये जो मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है, और अगर आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं या सिंपली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो इक्वल होता है। ठीक है, ट्रांसपोज काम यही होता है कि जस्ट आपकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, बाकी जो स्केलर वैल्यू आएगी दोनों केस में सेम आएगी। तो आप यहाँ पर जो ट्रांसपोज है वो ख़त्म भी कर सकते हैं ना, जस्ट इसको यूज़ करते हुए। तो आपके पास सिंपली आ जाएगा जी ए माइनस लेमडा आई इसका आंसर। और ये चीज़ जो है ये एक पोलिनोमियल ऑफ कोर्स, ये किसके इक्वल है, पी ए ऑफ लेमडा के, दैट इज इक्वल टू पी ए ऑफ लेमडा। तो हमने अभी तक साबित जस्ट ये किया है कि जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है ना ए के लिए और ए के ट्रांसपोज के लिए वो सेम है, और अगर ये सेम है तो ज़ाहिर बात है इनसे हासिल होने वाले जो रूट्स होंगे वो भी सेम होंगे। रूट्स क्या होते हैं, वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो ए और ए का ट्रांसपोज के जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होंगी जी सेम। करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट आ जाए 23 MCQs पर। गिवन आपके पास है कि एक सेट ऑफ वेक्टर है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं और वो R2 में पड़े हुए हैं। हमने बताना ये है कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, या फिर बेसिस बना रही हैं, या फिर डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, इस सेट ऑफ वेक्टर को देख के ना लीनियर कम्बिनेशन वगैरह सारा कुछ बनाने से पहले देखना है क्या इसमें ज़ीरो वेक्टर तो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो वेक्टर आ गया तो सिंपली आपने कह देना कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर का काम है ही नहीं है लीनियरली इंडिपेंडेंट में। ठीक है, बहरहाल हम इसको जो डेफिनेशन है उसके थ्रू भी देख सकते हैं, यानी लीनियर कम्बिनेशन बना के अल्फ़ा 1 2 स्केलर मल्टीपल करना है और उनको एडअप करना है, ये होता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। इसी तरह से अल्फ़ा 2 आगे सेकेंड वेक्टर आ जाएगा 2 3 प्लस अल्फ़ा 3 थर्ड वेक्टर जो है वो 0 0 है, दैट इज़ इक्वल टू 0 0। और ये 0 0 कब होगा, चलें ठीक है जी, अल्फ़ा 1 तो हम 0 पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा 2 भी 0 पुट कर सकते हैं, बट अल्फ़ा 3 के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम कोई नॉन ज़ीरो नंबर पुट करते हैं, जैसा कि मैं 1 ही पुट कर देता हूँ। तो सोल्यूशन में देखें ना 1 आ गया ना, इस 1 की वजह से ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इंडिपेंडेंट उसी सूरत होना था जब आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 के लिए 0 0 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ना होती। ठीक है, यहाँ पर चूंकि एक नॉन ज़ीरो हो गया है तो इस वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ज़ाहिर बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना ये। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब बेसिस भी बना सकते हैं, क्योंकि बेसिस के लिए वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। तो करेक्ट ऑप्शन बी बना आपके पास। नेक्स्ट आ जाए जी आपके पास 24 नंबर MCQs। इसमें आप अगेन वेक्टर स्पेस है, ये एक्स और वाई दो वेक्टर स्पेसिस हैं आपके पास ओवर सम फील्ड एफ। ठीक है, और ये फाइनाइट डिमेंशनल भी हैं, यानी कि एक्स की डिमेंशन m आ रही है और वाई की डिमेंशन को हम कोई एक फाइनाइट नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताना क्या है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स वाई, इसकी डिमेंशन क्या होगी। ये दरअसल होती है एक स्पेस, होम ऑफ एक्स वाई है जो, ये अगेन एक स्पेस होती है, और ये जितनी भी होमोमॉर्फिज्म होते हैं ना वेक्टर स्पेस एक्स से वेक्टर स्पेस वाई में, उनका एक सेट बनता है। होम ऑफ एक्स वाई जो है ये तमाम के तमाम जो होमोमॉर्फिज्म होती हैं स्पेस एक्स से स्पेस वाई में, उनका जो सेट है ये भी स्पेस होती है वेक्टर स्पेस। हमने इसकी डिमेंशन बतानी है। तो यहाँ पर आपके सामने एक थ्योरम लिख दिया, इसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। थ्योरम कहता है कि आपके पास एक्स और वाई दो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर सम फील्ड एफ, नॉट फाइनाइट, लाजमी नहीं है फाइनाइट, ओवर सम फील्ड एफ। ठीक है, देन आपकी जो डिमेंशन होगी होम ऑफ एक्स वाई दैट इज बेसिकली इक्वल टू डिमेंशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डिमेंशन ऑफ वाई।
जो वेक्टर स्पेस x है और y इन दोनों की डिमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपली गिवन है आपके पास इनकी डिमेंशन m और n, मल्टीप्लाई करने से mn आएगा, तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन A होगा। इसी से मिलता जुलता आपको ना पर्टिकुलर केस भी आ सकते हैं, यानी इसमें तो उसने जनरली बता दिया ना कि x और y दो वेक्टर स्पेसिस हैं, डिमेंशन भी बता दी हैं। आपको डिमेंशन ना बताए, यहाँ पर कोई वेक्टर स्पेस ही बता दे लेट्स से, तो अगेन उसको भी आप थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं जी 25th MCQs पर, और ये MCQs है जी ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप आर, यानी कि जो अबेलियन ग्रुप्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ लेट्स से जी आपके पास कोई एक अबेलियन ग्रुप है, मतलब क्या हुआ, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स हर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं अंडर द गिवन ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन होगा, और H इसके एक आर्बिट्ररी सबसेट को डिनोट कर रहा है। हमने बताना ये कि ये जो H है क्या ये साइक्लिक होगा, नॉर्मल होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तीन ऑप्शन आपके पास एक तरह से। अच्छा, पहली बात तो ये नोट कर लें कि अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है ना वो अबेलियन होगा हमेशा, क्योंकि अबेलियन ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमें इन तीनों में से कुछ फाइंड करना है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। ठीक है, सो H हमने यहाँ पर लिया ना सब ग्रुप है G का, G अबेलियन है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आपके पास लिख लेते हैं यहाँ पर GH इज इक्वल टू HG होगा, कम्यूट करेंगे एलिमेंट फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ग्रुप के भी हर एलिमेंट के लिए, और ये जो H है ना ये सब ग्रुप से हमने एलिमेंट लिया है, एंड ऑल H बिलोंग्स टू H। ठीक है, हो गया, GH इज इक्वल टू HG होगा, यानी मतलब क्या है कि एलिमेंट्स का म्यूट करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर अगर लेफ्ट को सेट लिखें डेफिनेशन की मदद से, ये इक्वल आ जाएगा जी GH के, सच दैट जो H है वो अपने H से बिलोंग करेगा, और ये जो अंदर हमने GH लिखा है ये रिप्रेजेंटेशन ये कम्यूट भी हो जाएगी, हो सकती है क्योंकि ऊपर गिवन है, इसको हम HG लिख सकते हैं, सच दैट H जो है वो आपका सब ग्रुप H से बिलोंग कर रहा है, और ये चीज़ किसके इक्वल आ गई है, सिंपली HG की, राइट को सेट की। ठीक है, हमने चूंकि आर्बिट्ररी सब ग्रुप लिया था, आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे, तो हमने साबित ये किया कि लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इससे हमने क्या डिड्यूस किया जी, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है ना कि राइट को सेट और लेफ्ट को सेट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन B है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाए 26th MCQs पर, और इसमें आपके पास गिवन है कि आपके पास सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू दी होमोजेनियस इक्वेशन AX इज इक्वल टू 0 व्हेन A इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास गिवन है, नल स्पेस होगी, कॉलम स्पेस होगी, रैंक होगा या नॉन ऑफ दीज। तो पहली बात तो देखें ना, उसने कहा सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस AX इज इक्वल टू 0, तो जितने भी ये X होंगे ना, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखना चाहूँ, ये जितने भी X होंगे, जो भी होंगे वेक्टर्स होंगे या जो भी होंगे, ये दरअसल आपके पास हमने बताना है इक्वल टू 0 के लिए। तो मैं बताना वैसे ये चाह रहा हूँ कि रैंक नहीं हो सकता ये, क्योंकि रैंक एक नंबर होता है, हमारे केस में हमने सेट ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पीछे बचे दो ऑप्शन, या नल स्पेस होगी या कॉलम स्पेस होगी। कॉलम स्पेस दरअसल होती क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसके कॉलम्स के लीनियर कम्बिनेशन से बनने वाली स्पेस को कॉलम स्पेस कहा जाता है। तो अभी जो मैंने बात की है यानी कॉलम स्पेस की डेफिनेशन, उसको हम इससे रिलेट नहीं कर सकते, इस सारी स्टेटमेंट से रिलेट नहीं किया जा सकता। पीछे बची नल स्पेस। नल स्पेस में जैसे आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं कर्नल का कॉन्सेप्ट, ये उसके इक्विवेलेंट है डेफिनेशन वेक्टर स्पेसिस में। ठीक है, और जितने भी दरअसल ये डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, किसी मैट्रिक्स के लिए द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द होमोजेनियस इक्वेशन AX इज इक्वल टू 0 व्हेन A इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स इज एक्चुअली द नल स्पेस। ये जितने भी आपके पास X आएंगे ना, यानी कि X1 लेट्स से जी Xn तक, ठीक है, ये वेक्टर्स होंगे जिनको A से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 0 आंसर आएगा, और इस स्पेस को कहते हैं जी नल स्पेस। इन वेक्टर से बनने वाली स्पेस को नल स्पेस कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास A ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 27th MCQs ये आया है स्टैटिस्टिक्स से, प्रोबेबिलिटी से। गिवन आपके पास स्टेटमेंट ये है कि 7 कार्ड्स, इफ 7 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी अ क्वीन। इस स्टेटमेंट को मैं आपको जरा उर्दू में बताता हूँ। आपके पास जो होते हैं ना प्लेइंग कार्ड्स, एक डेक के अंदर होते हैं टोटल 52, ठीक है,
वो कह रहा है कि आपने 7 उनमें 52 में से 7 उठा लेने हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड किस चीज़ की करनी है कि उन 7 में से एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी अ क्वीन। जो आपने 7 उठाने हैं ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड ये करनी है कि उन 7 में से कम एक क्वीन कार्ड हो। ठीक है, तो डेक में टोटल 52 है और जो क्वीन कार्ड होते हैं ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स किसी एक डेक में वो 4 होते हैं। दरअसल ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है जी? एट लीस्ट वन ऑफ देम, जो 7 उठाने हैं उनमें कम से कम एक क्वीन कार्ड हो। ठीक है, टोटल 4 होते हैं। इसी तरह से आपके सामने गिवन है जी टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड जो होते हैं डेक में 52, ये भी गिवन है आपके पास। फर्स्ट करें जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट क्यू रिप्रेजेंट्स, क्यू एक जस्ट आप कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल है, represents the number of coin cards, the number of, in short मैं QC लिख देता हूँ जी, coin cards। ठीक है, और किस में कौन से coin कार्ड हैं जो आपने 7 उठाने हैं ना, उनमें वाले उनके अंदर जो coin कार्ड होंगे उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो 7 आपने उठाने हैं उनके अंदर जो हमने coin कार्ड फाइंड करने हैं उसको Q से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, हमने देन फाइंड आउट क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन Q की, कोइन कार्ड्स की, P ऑफ Q, ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इसको कंप्लीमेंट करें, कंप्लीमेंट वे से, यानी कि Q का कंप्लीमेंट है ना जो, इसको ऑपोजिट, इधर एटलीस्ट 1 कह रहा है, हम कहते हैं जी कोई भी नहीं उठाना, तो P ऑफ Q पहले हम फाइंड करेंगे, देन जो आंसर आपके पास आएगा, क्योंकि टोटल जो आपके पास मैक्सिमम चांस कितना होता है? 1 होता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है ना, तो 1 में से आपने माइनस कर देना है, इस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होता है आपके पास। हमने फाइंड आउट करना है ये वाला, आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देना, तो वो हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। अच्छा जी, अब आ जाए इधर, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखें, हमने फाइंड करना है जी Q का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? 4 कार्ड है ना कोइन वाले, कंप्लीमेंट का हमने उनमें कोई भी नहीं उठाना, तो 4 चूज 0, 4C 0। ठीक है, 4 तो ठीक है, अब हो गए, बाकी 52 में से कितने बचे? 48 बच गए। उठाने कितने हैं टोटल? 7 उठाने हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे जी 48 चूज 7 से। टोटल अब जितने भी हैं 52 टोटल हैं, 52C 7 उठाने हैं, तो इससे डिवाइड कर दें आप सिंपली। सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी अप्रोक्सीमेटली 0.5504, ये आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये वो वाले हैं जिनमें कोई क्वीन कार्ड नहीं है। अब हमने एट लीस्ट 1 के लिए करना है, तो उसमें सिंपली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो 1 माइनस 0.5504, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा P ऑफ Q, दैट इज इक्वल टू 0.4496, ये हमारे पास आंसर है। बट ये जो आंसर है ना, ये आपको ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो आप जो इसके करीब तरीन है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट आ जाए जी 28 MCQs पर। स्टेटमेंट गिवन है लेट G बी एन एबिलियन ग्रुप। ग्रुप कौन सा है जी? एबिलियन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, हमने बतानी है कौन सी ट्रू नहीं है, यानी कि 3 ट्रू है इसमें, चौथी ट्रू नहीं है। कौन सी ट्रू नहीं है वो अभी हम देख लेते हैं। सो पहली स्टेटमेंट आपको लिखी है जी एवरी कम्यूटेटर ऑफ G इज आइडेंटिटी। ठीक है, और कम्यूटेटर क्या होता है जी? 2 एलिमेंट्स जब आप लेते हैं X और Y किसी ग्रुप से, कम्यूटेटर होता है कि आप पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी को X इनवर्स Y इनवर्स, यानी इनके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो चूंकि हमारा जो ग्रुप गिवन है एबिलियन है, एलिमेंट्स को कम्यूट किया जा सकता है, तो दरमियान वाले दोनों एलिमेंट को कम्यूट किया जाए, कम्यूट किया जाए, तो हमारे पास बनेगा जी X टाइम्स X इनवर्स, इसी तरह से Y और Y इनवर्स। एक आइडेंटिटी ये आ गई, एक ये आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एवरी कम्यूटेटर ऑफ G इज आइडेंटिटी, और ये हर एलिमेंट्स के लिए होगा क्योंकि जो ग्रुप एबिलियन है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, हमने फाइंड करनी है जो ट्रू नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास M डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, M कोई एक नंबर है जो कि किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, देन G मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर M। ये जो स्टेटमेंट आपके पास लिखी है ना, ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि कन्वर्स है लग्रांज थ्योरम का।
लेग्रांज थ्योरम को ना हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, वो लेग्रांज थ्योरम है, इसको रिवर्स पढ़े ना। यानी कि अगर मैं आपको बताता हूँ जी कोई एक ग्रुप है, उसका कोई भी सब ग्रुप होगा ना, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट है कन्वर्स, और कन्वर्स ट्रू उसी सूरत करता है जब आपका ग्रुप अबिलियन हो या साइक्लिक हो। साइक्लिक केस में भी कर लेता है, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर गिवन है जी ग्रुप अबिलियन है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है ये भी ट्रू है। नेक्स्ट आ जाए थर्ड स्टेटमेंट पर, सेंटर ऑफ जी इज जी इटसेल्फ। सेंटर आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्या होता है, ग्रुप का अबिलियन पार्ट होता है, ठीक है। अगर ग्रुप पूरा पूरा ही अबिलियन है तो जहरी बात है सेंटर ऑफ जी इटसेल्फ ही होगा ना, सारे एलिमेंट ही कम्यूट कर रहे हैं, वो पूरा पूरा ग्रुप ही आ जाएगा सेंटर। अगर मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख दूँ यहाँ पर, z ऑफ जी से डिनोट किया जाता है, और इसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं यानी दोज x बिलोंग्स टू जी सच दैट कि जो बाकी तमाम एलिमेंट्स से कम्यूट करें। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर आपका ग्रुप जी अबिलियन है तो बाय डेफिनेशन ये सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे, तो सेंटर जो है वो अल्टीमेटली ग्रुप के इक्वल ही आ जाएगा, इधर सारे जी आ जाएंगे, x जो है फॉर ऑल x बिलोंग टू जी आ जाएगा। बहरहाल थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट ये कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, यानी कि आपका ग्रुप अबिलियन है, अबिलियन के जितने भी आप सब ग्रुप लें वो सब के सब साइक्लिक होंगे। तो ये बात जो ट्रू नहीं है, ठीक है ना। अबिलियन ग्रुप जो लाजमी तो नहीं साइक्लिक हो, तो इसलिए आपके पास जो हमने फाइंड करना है जो नॉट ट्रू है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है जो कि नॉट ट्रू है, ठीक है। ओके, सो इसकी काउंटर वैसे एग्जांपल भी आपको मिल सकती हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक इस केस में ना। बहरहाल आगे चलते हैं। 29th MCQs है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस आर इक्वल टू 5 इज अबिलियन। हर ग्रुप, वो ग्रुप जिसका ऑर्डर या तो 5 है या 5 से छोटा है, वो हमेशा अबिलियन होगा। तो इसको डिटेल में देखते हैं ज़रा। ग्रुप जो ऑर्डर 1 का है ना, बल्कि मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1, ये होगा जस्ट जी आइडेंटिटी एलिमेंट। ट्रिवियल ग्रुप है, ट्रिवियल केस बनता है आपके पास, और ये ज़ाहिर बात है अबिलियन है, एलिमेंट ही एक है, अबिलियन है। इसी तरह से जी ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, 3 और 5, इन तीनों को मैंने इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि तीनों प्राइम्स हैं। प्राइम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो प्राइम्स होंगे उस ग्रुप के ऑर्डर हमेशा साइक्लिक होंगे, ठीक है। अगर साइक्लिक है एंड हेंस अबिलियन भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबिलियन भी होता है। तो आपके पास जो ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर या तो 2 है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इन तीनों ऑर्डर के ग्रुप्स हमेशा साइक्लिक होंगे, और हर साइक्लिक चूंकि अबिलियन होता है तो वो अबिलियन भी हो जाएंगे। इसी तरह आगे पीछे हमारे पास एक नंबर बच गया 4। 4 को देखें जरा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, प्राइम का स्केयर, ठीक है ना। और ये हमने लास्ट पार्ट में भी कवर किया था, एक ऐसा आया था MCQs, अगर आप अपने ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम के स्केयर में लिखें तो वो ग्रुप हमेशा अबिलियन होगा। तो ये ग्रुप भी आपके पास अबिलियन होगा। वैसे जो आपके पास 4 ऑर्डर के ना 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप होता है जिसको C4 कहते हैं, और एक क्लाइन 4 ग्रुप होता है, ठीक है। साइक्लिक भी अबिलियन होगा, क्लाइन 4 वैसे ही अबिलियन है, तो दोनों अबिलियन है। तो हमारा इसका आंसर आ गया जी अबिलियन, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस आर इक्वल टू 5 इज ऑलवेज अबिलियन, बी ऑप्शन ट्रू है इसका। नेक्स्ट आज का आखिरी हमारा MCQs, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज। 4 होते हैं जी, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं, ठीक है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म हमने ग्रुप्स फाइंड करने हैं ऑर्डर 8 के। तो स्टार्ट करते हैं जी साइक्लिक ग्रुप से। एक ग्रुप जो हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी भी नंबर के लिए, जिसको साइक्लिक ग्रुप, लेट्स से उसको C8 कह देता हूँ मैं, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप होगा, इसमें एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा ऑर्डर 8 का जो कि इस पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, अच्छा हाँ, अगर साइक्लिक है, खैर उसकी ज़रूरत तो नहीं है, वैसे उसको अबिलियन भी कह सकते हैं हम, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। इसी तरह से अब अगर आप इसकी 8 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास बनता है 4 और 2, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट C4 क्रॉस C2, ठीक है। ये एक और ग्रुप है हमारे पास, ऑर्डर 8 का ही ग्रुप होगा, 4 एलिमेंट इसमें है, 2 इसमें, टोटल 8 आ जाएंगे इसमें, ठीक है।
और ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो एलिमेंट है ना वो 4 है, 4 और 2 का जो एलसीएम है ना 4 आ रहा है, तो ये अबिलियन ज़रूर होगा, साइक्लिक नहीं होगा, अबिलियन ज़रूर होगा। इसी तरह से आप एक और इसकी फैक्टराइजेशन करें 8 की, C2 क्रॉस C2 क्रॉस C2, 2 एलिमेंट इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो टोटल 8 बनेंगे इसके, ये भी अबिलियन होगा। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो 2 होगा क्योंकि 2 2 2 का एलसीएम 2 आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी एक हमारे पास अगर 2 है तो ये अबिलियन भी है। अबिलियन आपके पास एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है तो ऐसे ग्रुप को अबिलियन ग्रुप कहा जाता है, ये एक रिजल्ट है। बहरहाल ये 3 जो ग्रुप्स हैं हमारे पास ये अबिलियन ग्रुप्स हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑर्डर 8 के। नेक्स्ट चलते हैं हमारे कुछ वेल नोन ग्रुप्स, जैसा कि आप जानते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप होता है एक, D8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है जी, स्क्वायर की रोटेशन और रिफ्लेक्शन से बनने वाला होता है, और ये 8 एलिमेंट होते हैं और ये नॉन अबिलियन ग्रुप होता है दरअसल, ठीक है। इसी तरह से एक और होता है क्वाटर्नियन ग्रुप, इसको Q8 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी ऑर्डर 8 होता है, 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो दरअसल आपके पास ये जो 5 ग्रुप्स टोटल बन रहे हैं 5 तरह के। आप C8 में आप Z8 भी लिख सकते हैं, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, ऑपरेशन जो मर्जी हो आइसोमॉर्फिक होंगे। इसी तरह से एक ग्रुप के अगेंस्ट आगे कई ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। बहरहाल ये 5 तरह के ग्रुप्स आपको मिलेंगे ऑर्डर 8 के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है इस केस में D ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, इससे मुतल्लिक आपको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, उसमें इसका डिटेल से आंसर दिया हुआ है। एक बुक है जी ग्रुप थ्योरी की, और उसके राइटर का नाम भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ग्रुप थ्योरी, और उसके राइटर हैं जी हमफ्रेज, अ कोर्स इन ग्रुप थ्योरी बुक का नाम है राइटर का नाम है हमफ्रेज, ठीक है। और इसका पेज नंबर आपने ओपन करना है जनाब वाला 46, 2 पेजेस पर जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है डिटेल के साथ, ठीक है। और इसी तरह से इसे पिछले पेज पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 का भी बताया हुआ है, ठीक है। आप इसको भी डिटेल में देख सकते हैं। ओके, सो 10 MCQs हो गए हैं जी आज के कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम 31 से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कोई भी इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।